Hello everyone. I welcome you all to next class of our CA Foundation Law syllabus. तो सर we were dealing with capacity to contract. हमने क्या बोला सर सेक्शन 10 essential elements of a valid contract क्या बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब पार्टीज आर केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टी सेंटर कर रही है। तो कौन केपेबल है कौन केपेबल नहीं है उससे बात कर रहा है सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 11 बोलता है तीन लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं है। नंबर 1 माइनर, नंबर 2 पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, नंबर 3 पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। उसमें सर अपना पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो गया, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो गया। अब हम बात करेंगे क्लास किसकी, माइनर की। तो आज हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन माइनर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, माइनर से रिगार्डिंग पॉइंट्स देखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लास, ध्यान रखना। सो शुरू करते हैं माइनर। तो सर माइनर कौन है, बात करें अगर माइनर की, ऑब्वियसली अपने एग्जाम्पल में माइनर मतलब अपना टिल्लू, टायर जमीन पर वाला। तो सर हु इज अ माइनर, अगर बात करूं माइनर के एज की, तो माइनर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यू ऑल नो। माइनर की एज डिफाइन की हुई है मेजॉरिटी एक्ट में। फिर सबसे कॉमन गलती बच्चे करते हैं, बच्चे बोलते हैं माइनर की एज किस में होंगी सर, माइनॉरिटी एक्ट में होंगी, या हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होगी। ऐसा नहीं है, माइनर की एज डिफाइन किया हुआ है मेजॉरिटी एक्ट में। मेजॉरिटी एक्ट बोलता है हु इज अ माइनर, नॉर्मली वो जिसने 18 इयर्स कंप्लीट नहीं किए, 18 साल पूरे नहीं हुए, वो सारे लोग माइनर होंगे। ओके सर। नंबर 2, अगर कोर्ट ने उसका गार्डियन अपॉइंट किया है, कई बार क्या होता है फादर मदर का डिस्प्यूट होता है, इज इट क्लियर, फादर मदर का डिस्प्यूट होता है, डिवोर्स होता है, उसकी कस्टडी किसके पास होनी चाहिए उसको लेकर डिस्प्यूट होता है। तो ऐसे केस में क्या करता है, कोर्ट अपॉइंट करता है उसका एक गार्डियन। याद रखना, अगर कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट किया है तो माइनर वो है जिसने 21 इयर्स कंप्लीट नहीं किया। सर नॉर्मल केस में 18 इयर्स और यहां 21 इयर्स, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट किया मतलब अपने नेचुरल पेरेंट्स के साथ नहीं है, और लॉ ये मानता है कि अगर आप नेचुरल पेरेंट्स के साथ नहीं हो अपने, ठीक है, तो आपको ग्रो होने में ज्यादा टाइम लगता है। इज इट क्लियर? इसलिए 18 के जगह आपकी एज कितनी कर दी गई, 21 इयर्स। वेयरएस अगर आप कोर्ट की कस्टडी में हो, कोर्ट ही आपकी कस्टडी होल्ड करके रख रहा है, इज इट क्लियर, तो अगेन एज कितनी है, 21 इयर्स। याद रखना, वैसे तो आपको इतना ही याद रखना है कि माइनर वो है जिसने 18 इयर्स कंप्लीट नहीं किए, बट अगर कुछ भी कोर्ट वाला इश्यू चल रहा है, कोर्ट ने आपका गार्डियन अपॉइंट किया, कोर्ट ने कस्टडी रखी है आपकी, ऐसे केस में माइनर वो रहेगा जिसने 21 इयर्स कंप्लीट नहीं किया। आई होप इट इज क्लियर। तो सर इस चैप्टर में हमको क्या करना है, इस चैप्टर में वी हैव टू डील रूल्स रिगार्डिंग माइनर। आई होप इट इज क्लियर। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, माइनर की एज डिफाइंड है मेजॉरिटी एक्ट के अंदर। वो बोलता है माइनर वो है जो 18 साल पूरे नहीं हुए अभी तक, बच्चा है, टिल्लू है। इज इट क्लियर? ठीक है। नंबर 2, अगर कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट किया है या कोर्ट की कस्टडी में है तो वो 18 इयर्स की जगह क्या हो जाएगा, 21 इयर्स। ओके, सो शुरू करते हैं माइनर से रिगार्डिंग। बहुत सारे पॉइंट्स देखना जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है क्लास। सो हम बात कर रहे हैं माइनर की। हाँ सर, इस केस में क्या हुआ देखो, केस का नाम दिया है मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। याद रखना, माइनर के लिए बहुत डिफाइनिंग केस है, वेरी फेमस केस। ये केस का नाम आई वांट कि आपको याद होना चाहिए। केस का नाम क्या है, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। सर ऐसे कुछ केस लॉस के नाम हैं जो अभी तक हम याद करते हुए चले, कुछ याद है ना आपको? नंबर 1, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, याद है कुछ? नंबर 2, सर जनरल ऑफर, कार्ला वाला केस, कार्बोलिक स्मोगल कंपनी वर्सेस कार्ला वाला केस, कुछ याद है क्या? फिर ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। वैसे ही व्हेन इट कम्स टू माइनर, सबसे इंपॉर्टेंट केस जो आपको याद रखना है उसका नाम है मोहिरी बीबी
वर्सेस धर्मदास घोष। सर इस केस में क्या हुआ था, चलो देखते हैं। इस केस में एक था माइनर, माइनर कंटिन्यू हो रहा है, ताया जमीन पर वाला ईशान अपना, और एक था मेजर आमिर खान। अरे यार, इज इट क्लियर? ठीक है, एक था माइनर एक था मेजर। माइनर ने मेजर से लोन लिया, माइनर ने मेजर से लोन लिया, 20,000 रुपए का लोन का एग्रीमेंट था, और बदले में घर गिरवी रख दिया। वापस से, माइनर ने मेजर से 20,000 रुपए का लोन लिया और बदले में अपना घर गिरवी रखा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, फिर क्या हुआ सर, यहां क्वेश्चन ये अराइज होता है, अभी तक 8,000 रुपए मिल चुके थे उसे लोन के, 12,000 रुपए मिलना बाकी था। इस कॉन्ट्रैक्ट में 8,000 मिल चुके थे, 12,000 मिलना बाकी था। अब माइनर कोर्ट में गया किसी की बात सुन के कि तू बच्चा है, यहां तूने प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, ठीक है, जा कोर्ट में जा, शायद वो तेरी प्रॉपर्टी जो गिरवी रखी है उसे छुड़वा सके। तो माइनर मूव टू कोर्ट टू सेट असाइड प्रॉपर्टी मॉर्गेज। अब सर क्या हुआ, यहां पे 3 इश्यूज है जो अपने को समझने हैं। नंबर 1, क्या उसकी प्रॉपर्टी छूट जाएगी या नहीं। नंबर 2, इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा सर। एंड नंबर 3, वो 8,000 रुपए जो अभी मिल चुके हैं उसका क्या होगा, और जो 12,000 रुपए लेने बाकी है उस लोन के अंदर उसका क्या होगा। तो पूरी कहानी समझते क्लास। इस केस का हमने बेसिक्स रख लिया पूरा। केस का नाम है मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। इज इट क्लियर? नाउ हुआ क्या, माइनर गया कोर्ट में, जज साहब बोला, जज साहब अंकल, जज साहब अंकल, अंकल ने मुझे लोन दिया 20,000 रुपए का, ठीक है, उसमें 8,000 रुपए दिए, अभी 12,000 रुपए देना बाकी है, और अंकल ने मुझसे बदले में प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख दी 20,000 रुपए की। अब आप ही बताओ, क्या छोटे बच्चे से कोई प्रॉपर्टी लेता है भला मॉर्गेज? ऐसा क्यूटली माइनर ने अपना पॉइंट रखा, थोड़ा आंखें वाखें मिचाया, ऐसे क्यूटली जज साहब से बात की। जज साहब को उसका मुंह देख के, उसके ये इशारे देख के, उसकी ये हरकतें देख के बड़ा ही क्यूट लगा। जज साहब के अंदर से आवाज निकली, ओ कितना क्यूट बच्चा है। जज साहब उतरे, जाके उसके गाल खींचे, उसको उल्लू गुल्लू किया, ठीक है, वापस आके बोले कि एक सेकंड, ये तो माइनर है, ये तो बच्चा है, क्या बच्चे को कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन समझ सकते हैं अच्छे से? क्या बच्चे को पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है? अभी तो इसे 18 साल से भी कम है, इसने तो अभी दुनियादारी भी नहीं देखी। जज साहब को उसको देख के बड़ी दया आई, और जज साहब ने उस दिन एक बहुत बड़ा बेंचमार्क डिसीजन दिया, एंड दैट इज, आज से जज साहब ने बोला कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। जज साहब ने क्या बोला, एनी कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। तो क्लास वापस देखो क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकले। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज इनवैलिड। आई होप इट इज क्लियर। फर्स्ट पॉइंट, माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इनवैलिड। अब आप मुझे पूछोगे कि सर कॉन्ट्रैक्ट ही अगर इनवैलिड है तो जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुआ उसका क्या होगा। अरे ऑब्वियस सी बात है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, उसमें जिसने जिसको जो दिया वो मैटर करता नहीं है। तो अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है उस कॉन्ट्रैक्ट पे, जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं तो क्या मॉर्गेज वैलिड होगा? द आंसर इज नो। तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया, मॉर्गेज इनवैलिड हो गया। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, अब सर कॉन्ट्रैक्ट तो इनवैलिड हो गया, तो होता ना जब भी कोई चीज इनवैलिड हो जाती है, जो खत्म हो गई, जिसने जिसका जो लिया है वो वापस दे दो, लाओ मेरे पैसे, जाओ अपने घर पे। इज इट क्लियर? सो क्वेश्चन इज, कॉन्ट्रैक्ट तो इनवैलिड हो गया, बट इस कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी 8,000 रुपए जो लोन दे चुका था मेजर माइनर को, उसका क्या होगा? क्या माइनर को वो 8,000 रुपए वापस देने पड़ेंगे मेजर को? ठीक है सर, वापस क्यों दे रहे हैं? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट में जिसने जिसको जो जो दे चुका है वो वापस दे देते हैं। इस कंसेप्ट को बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट। क्या वर्ड यूज किया? रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट या रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। मतलब भाई कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, जिसको जो मिला है वो वापस दे दो, सब खत्म कर दो। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि माइनर के केस में रेस्टिट्यूशन
और रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अलाउ नहीं है। तो मतलब क्या? मतलब पहले तो माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इश्यू है। दूसरा, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में माइनर कुछ मिल चुका है तो उसको वापस भी देने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा माइनर के साथ में बच के रहना। माइनर को बहुत सारे प्रिविलेज है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। आई होप इट इज क्लियर। सर मतलब क्या? मतलब इस एग्रीमेंट में माइनर को कितने मिल चुके हैं? 8,000 रुपए। वो वापस भी देने की जरूरत नहीं है क्लास। सर आप बोलेंगे ऐसा क्यों? मैंने बेसिक आपको पहले बता दिया कि माइनर उतना मच्योर नहीं है कि वो अपने साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करे तो समझे कि परफेक्ट हर चीजें कैसे होनी चाहिए। कोर्ट ने बोला कि कोई भी माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है, माइनर पे अननेसेसरी लाइबिलिटी ला सकता है। वी वांटेड कि माइनर के ऊपर अननेसेसरी लाइबिलिटी नहीं आना चाहिए। तो वेरी बेसिक ऑफ दिस लॉ, जिससे ये लॉ बना, वो यही है कि माइनर शुड नेवर बी हेल्ड लाइबल। आई होप इट इज क्लियर। सो पहला केस जो हमने देखा माइनर से रिगार्डिंग, पहले माइनर की एज देखी अपन ने। माइनर वो है जिसने 18 इयर्स कंप्लीट नहीं किए। परफेक्ट सर। नंबर 2, अगर कोर्ट की कस्टडी में है या कोर्ट उससे गार्डियन अपॉइंट कर रहा है तो 21 इयर्स हो जाएगा। परफेक्ट सर। हमने माइनर से रिगार्डिंग एक ट्रेडमार्क केस देखा, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। उस केस में हमने देख 3-4 पॉइंट्स प्रूव किए। पहला पॉइंट, माइनर से रिगार्डिंग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इश्यू। नंबर 2, माइनर केस में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट भी अलाउ नहीं। देखो वर्ड दिया हुआ है, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट भी वैलिड नहीं है, अलाउड नहीं है इन केस ऑफ माइनर। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, बट माइनर को जो मिल चुका है वो मिल चुका है, उसे वापस भी देने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। मतलब कोर्ट बोलता है वापस देने तो वापस देना पड़ेगा, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा, नो मैटर व्हाट एनी लॉ, कुछ एक्सेप्शन के साथ में, वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, माइनर को कोई लॉ लाइबल नहीं कर सकता। A minor can never be held liable. A minor cannot be held liable. I hope it is clear. ये 3 कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं, एग्जांपल्स देखने हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं। 3 कौन से ड्रॉ किया? नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर वर्ड डिमिनिश, परफेक्ट। नंबर 2, हमारे केस में रेस्ट्रिक्शन ऑफ बेनिफिट अलाउ नहीं है, उसको जो मिल गया वो मिल गया, वापस देने की जरूरत नहीं है, ओके। एंड नंबर 3, अ माइनर कैन नेवर बी हेल्ड लायबल। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सर। नेक्स्ट एग्जांपल में अगेन अपना माइनर तो कॉमन है, दूसरा अपना मेजर आमिर खान, ये भी कॉमन है। अब सर इस एग्जांपल में क्या हुआ, माइनर ने मेजर को झूठ बोला कि वो मेजर है, वो माइनर नहीं है, यानी अपनी एज गलत बताई कि मैं मेजर हूं और उससे लोन ले लिया। आई होप इट इज क्लियर। फ्रॉडुलेंटली मिसरिप्रेजेंट किया अपनी एज और उससे लोन ले लिया। अब सर वो लोन के पैसे का क्या किया, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो भाई 2 लाख का लोन लिया। 2 लाख का लोन लेते ही अपने गर्लफ्रेंड को पिक किया और गोवा चले गया मस्त घूमने के लिए। वहां जाके 50,000 रुपए खर्च कर दिए, ओके सर। फिर 1 लाख की बाइक खरीद ली, क्या बात है। नेक्स्ट, ठीक है, पार्टी दे दी 50,000 रुपए की, यहां तो गलत एग्जांपल है, ठीक है, दोस्तों को पार्टी दे दी 50,000 रुपए की। तो ऐसे करके उसने 2 लाख रुपए पूरे कंज्यूम कर लिए। 50,000 गोवा में खर्च कर लिया, ओके सर। बाइक खरीद ली 1 लाख रुपए की, परफेक्ट। एंड दोस्तों को पार्टी दे दी 50,000 रुपए की। आई होप इट इज क्लियर। एंड जब लोन पे करने की बारी आई, एट द डेट ऑफ रिपेमेंट, आमिर खान को क्या बोला, अंकल मैंने आपको तो झूठ बोला, मैं तो माइनर हूं, मैं तो ओ हूं। आई होप इट इज क्लियर। ऐसे केस में आमिर खान को गुस्सा आया, आमिर खान ने कोर्ट में केस किया और बोला ठीक है मुझे पता है कि कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, बट जज साहब इस केस में उसने मुझे झूठ बोला कि मैं मेजर हूं और मुझसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया, बोलो अब क्या होगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा? द आंसर इज, कंक्लूजन चेक करते सर, even if he fraudulently misrepresent his age that he is a major, he can plead minority। मतलब कोर्ट में बोल सकता है कि
मैं तो माइनर हूं, झूठ बोलने के बाद भी, एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। सर मतलब क्या? मतलब अगर माइनर ने झूठ भी बोला कि वो मेजर है, फिर भी कोर्ट ये मानेगा कि वो क्या है, माइनर है, एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। यानी बच्चे को ये गलती भी क्या हो गई, माफ हो गई। इज इट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है सर कि यहाँ पे एस्टॉपल अप्लाई नहीं होता। अब सर एस्टॉपल क्या होता है, ध्यान देना ये वर्ड पे। एस्टॉपल मतलब जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अगर माइनर केस में एस्टॉपल अप्लाई होता तो क्या होता, एस्टॉपल का मतलब क्या होता है, एक बेसिक समझते हैं, ठीक है, आपको समझेगा अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, मैं रिलायंस का एजेंट नहीं हूं, वापस से, मैं रिलायंस का एजेंट नहीं हूं, बट मैंने ऐसी एक पार्टी में किसी फ्रेंड को बोल दिया कि यार मैं तो रिलायंस का एजेंट हूं और मैं तुमको कोई भी सामान 20% डिस्काउंट में दिला दूंगा। उसने मुझे ऑर्डर दे दिया। अब जब ऑर्डर फुलफिल करने की बारी आई तो मैंने उससे बोला कि आई एम सॉरी, मैं आपको गलत बोल रहा था, मैं रिलायंस का एजेंट नहीं हूं। अब अगर वो पर्सन मेरे खिलाफ कोर्ट में केस करता है तो कोर्ट चाहे तो मुझ पे एस्टॉपल लगा सकता है। एस्टॉपल मतलब क्या, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तुम रिलायंस के एजेंट नहीं थे, बट तुमने बोला कि तुम रिलायंस के एजेंट हो और हमने तुम पे क्या लगा दिया, एस्टॉपल। मतलब हम मान लेंगे कि तुम रिलायंस के एजेंट हो। तो एस्टॉपल कहां पे यूज होता है, जहां वो नहीं है, बट उसने बोला कि वो है, और कौन बोलता है, जो तुमने बोला हम मान लेते हैं कि ऐसा है। इज इट क्लियर? उसे बोलते हैं एस्टॉपल। आगे एस्टॉपल के बहुत केसेस देखेंगे अपन। आई होप इट इज क्लियर। इस केस में क्या हुआ, माइनर ने झूठ बोला कि वो मेजर है। अगर उस पे एस्टॉपल का रूल अप्लाई होता क्लास, तो हम मान लेते कि वो मेजर है और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता। बट लाइक यू कैन सी, माइनर पे एस्टॉपल का रूल एप्लीकेबल नहीं है। मतलब उसने झूठ भी बोला कि वो कौन है, मेजर है, फिर भी है तो वो माइनर, एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ab initio। इज इट क्लियर? तो इस केस में पहले तो बोल दिया गया कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ab initio है, उस पर एस्टॉपल अप्लाई नहीं होता। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, रेस्टिट्यूशन मतलब वापस देने वाला बेनिफिट, मैंने आपको क्या बताया था, माइनर केस में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट अलाउ नहीं है। बट इस केस में, ऐसे सिमिलर केस में कोर्ट ने क्या बोला, देखो 2 लाख रुपए मिले थे, 50,000 रुपए जो खर्च हो गए वो खर्च हो गए, पार्टी के 50,000 रुपए और खर्च हो गए वो खर्च हो गए, बट 1 लाख की तूने बाइक ली है वो तो सामने खड़ी है। माइनर कैन नेवर बी हेल्ड लायबल। गोवा में खर्च किया हुआ पैसा और पार्टी में खर्च किया हुआ पैसा उसको लायबल नहीं कर सकते, बिकॉज वो तो खर्च हो गया सर, बट बाइक तो सामने खड़ी हुई है। तो ऐसे केसेस में जज साहब ने ये बोला कि वो जो बाइक है वो माइनर को वापस देना पड़ेगा, किसको, मेजर को। दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू कि वैसे तो माइनर केस में रेस्ट्रिक्शन ऑफ बेनिफिट अलाउड नहीं है, बट अगर कोर्ट चाहे तो ऐसे कुछ केसेस में वो कुछ ना कुछ बेनिफिट रिस्टोर करने बोल सकती है। ऑब्वियसली कोर्ट वो कभी रिस्टोर करने नहीं बोलेंगे जो खर्च हो चुका है, बट जो मटेरियल चीज है जो वापस दी जा सकती है वो कोर्ट खर्च करने देने बोल सकता है। ओके, सो माइनर से रिगार्डिंग सर हमने 4-5 पॉइंट पढ़ लिए। पहला पॉइंट हमने पढ़ा, माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ab initio है। दूसरा पॉइंट हमने बोला, ठीक है, कि माइनर कैन नेवर बी हेल्ड लायबल। तीसरा पॉइंट हमने बोला, ठीक है, कि माइनर केस में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट भी अलाउ नहीं है। मतलब जो मिल गया वो मिल गया, वापस देने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट अगर कोर्ट बोलेगा तो आपको वापस देना पड़ेगा। नंबर 4, माइनर ने झूठ भी बोला कि वो मेजर है, तब भी हम मानेंगे कि वो माइनर है। यानी माइनर के केस में एस्टॉपल का रूल अप्लाई नहीं होता। आई होप इट इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग केस है। सो सर अपने नेक्स्ट केस में अगेन अपना माइनर जिंदाबाद, वो तो कॉमन है। दूसरा मेजर भी जिंदाबाद, वो भी कॉमन है। अब सर इस केस में क्या हुआ, ध्यान देना, बहुत मस्त केस है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस केस में, ठीक है, पैसे जा रहे हैं माइनर से मेजर को, क्यों जा रहे हैं देखते हैं। एक्चुअली इस केस में उल्टा हो गया। इस केस में माइनर ने मेजर को लोन दिया। देखो मोहिनी बीवी वाले केस में मेजर ने माइनर को लोन दिया था, इस केस में माइनर ने मेजर को लोन दिया एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। या माय क्वेश्चन इज, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या नहीं होगा?
सर आप तो पहले ही बोल चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लोन देने वाला एग्रीमेंट में क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो। तो आंसर इज नो क्लास, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। सर ऐसा क्यों? आप देखो क्लास, मोहिरी बीबी वाले एग्जांपल में माइनर वॉज गेटिंग लाइबल, उसे लोन रिपे करना था। इस केस में माइनर को लोन रिपे नहीं करना है, उसने लोन दिया है एंड ही इज गेटिंग इंटरेस्ट इन रिटर्न, ही इज गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। सर बोलना क्या चाह रहे हो? आंसर इज, वैसे तो जनरली माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो, बिकॉज अ माइनर कैन नेवर बी हेल्ड लायबल। बट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां माइनर लायबल नहीं हो रहा, उसे कुछ मिलना है उस कॉन्ट्रैक्ट से, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए है, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट देखो विथ माइनर, चेक करना यहां माइनर लायबल हो रहा है कि उसके बेनिफिट के लिए। अगर माइनर लायबल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। बट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए है, जैसे इस केस में माइनर को इंटरेस्ट मिल रहा है 12% पर एनम, देन कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। चेक करते क्या बोलता है, देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड और वॉइड, सर बेनिफिट के लिए है कि लायबल हो रहा है, सर बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। क्या बोलते सर, कंक्लूजन, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। रीजन, लॉ क्या बोलता है, अ माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, minor can be a beneficiary, there is contract for benefit of minor is valid। सर देखो माइनर से रिगार्डिंग बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस देख रहे हैं हम। माइनर से रिगार्डिंग करीब 12-15 पॉइंट है जो आपको मालूम होने चाहिए। इस पे थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, और अभी तक हमने 5-6 पॉइंट्स देख लिए रिगार्डिंग माइनर। नंबर 1, माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। नंबर 2, हमने देखा कि माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो तो होगा, हेलो ठीक है, साथ साथ माइनर केस में रेस्ट्रिक्शन ऑफ बेनिफिट भी अलाउ नहीं है। अब माइनर कैन नेवर बी हेल्ड लायबल। नंबर 4, माइनर पे एस्टॉपल अप्लाई नहीं होता, उसने झूठ भी बोल दिया कि वो मेजर है, फिर भी माइनर माना जाएगा एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। नंबर 6, बट एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर इज वैलिड। इज इट क्लियर? 6 पॉइंट हो गए। लास्ट केस देखते हैं आज का। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है, बट आई डोंट वांट कि मैं आपको एकदम ओवरबर्डन कर दूं, ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दूं एक दिन में, ताकि आप सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से सॉर्ट नहीं कर पाओ। तो लास्ट केस आज के दिन का, इस क्लास को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट मैं कल भेजूंगा आपको। तो इस केस में क्या हुआ देखते हैं सर। इस केस में, केस का नाम है रामास्वामी वर्सेस छत्तीयार, और ये आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट केस है। ओके, पहला बेसिक केस क्या था, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। इस केस में केस का नाम है रामास्वामी वर्सेस छत्तीयार। इस केस में क्या हुआ सर, इस केस में अपना माइनर जिंदाबाद, नंबर 2 अपना मेजर जिंदाबाद। सर हुआ क्या, इस केस में मेजर ने माइनर को लोन दिया जब वो माइनर था, फिर उसको मालूम पड़ा कि यार माइनर के साथ में तो वॉइड एब इनिशियो है, पैसे वापस नहीं मिलने वाले, उसने वेट किया। वेट कब तक किया, जब तक अपना माइनर क्या हो गया, मेजर हो गया। देखो कैसे इंटरेस्टिंग केस है। लोन दिया ड्यूरिंग माइनॉरिटी, परफेक्ट, और कोर्ट में केस नहीं किया बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो था, उससे पैसा मांगा ड्यूरिंग मेजोरिटी। आई होप इट इज क्लियर। अब अभी तो उसके पास पैसा नहीं था, उसने एक प्रोमिसरी नोट दिया इन फेवर ऑफ मेजर। सर प्रोमिसरी नोट क्या होता है, जिसमें आप प्रॉमिस करते हो कि इतने टाइम के बाद पैसा पे करूंगा। तो उसका पैसा तो नहीं था, बट उसने प्रॉमिस कर दिया कि आई विल पे यू मनी आफ्टर सो मेनी डेज या सो मेनी मंथ्स, एक प्रोमिसरी नोट दे दिया। माय क्वेश्चन इज, क्या वो प्रोमिसरी नोट वैलिड है या नहीं है? मैं फिर से एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं। लोन लिया ड्यूरिंग माइनॉरिटी, माइनॉरिटी में पैसा नहीं मांगा, पैसा मांगा जब वो मेजर हो गया। इस बंदे ने क्या किया, पैसा तो नहीं दिया बट प्रोमिसरी नोट दे दिया कि आई विल पे यू आफ्टर सम टाइम। माय क्वेश्चन इज कि क्या प्रोमिसरी नोट क्या वैलिड होगा या नहीं होगा? क्या लगता है क्लास, प्रोमिसरी नोट वैलिड होगा कि नहीं होगा? अब तो वो पैसा मांग रहा है ड्यूरिंग मेजोरिटी, क्या लगता है, सोचो। सोच लिया? आंसर दो।
पॉइंट समझो क्लास, जब वो माइनॉरिटी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस समय तो माइनर था, और माइनर था तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड अब इनिशियो हो गया। अब जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो है, वैलिड ही नहीं है, क्या उस कॉन्ट्रैक्ट पे मेजॉरिटी में जाके आपसे पैसा रिकवर कर सकते हैं? द आंसर इज नो। इन दिस केस इट वाज हेल्ड कि वो प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं है, बिकॉज माइनॉरिटी में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो था, तो आप मेजॉरिटी में भी उससे पैसा रिकवर नहीं कर सकते। जो चीज वॉइड ही है उसमें कोई ऑब्लिगेशन आती है क्या? उस समय भी नहीं आएगी, बाद में भी नहीं आएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। जो वॉइड अब इनिशियो है उसको पे करने के लिए आपने कुछ भी दिया है वो भी क्या है, वॉइड अब इनिशियो। आई होप इट इज क्लियर। तो केस का नाम था रामास्वामी वर्सेस छत्तीयार। देखते हैं क्या प्रूव हुआ। वेदर द परमिशन नोट इज वैलिड, बोलो बोलो बोलो। द आंसर इज नो। क्या बोलते हैं? ratification is not allowed in case of minor. This is the next point जो आपको याद रखना है कि माइनर के केस में रैटिफिकेशन अलाउ नहीं है। अब सर रैटिफिकेशन क्या होता है? रैटिफिकेशन मतलब अभी के लेवल पे आप इतना समझिए, वो चीज जो पहले वैलिड नहीं है और कुछ करने से बाद में वैलिड हो जाती है, उसे बोलते हैं रैटिफिकेशन। आप बोलेंगे सर ऐसा एक केस अपन ने अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड नहीं था, फिर अपने टेक्निकल डिफेक्ट रिमूव कर दिया तो वैलिड हो गया। एक्सक्यूज मी, आपका इंटरप्रिटेशन गलत है। यहाँ पे अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही होते हैं बट परफॉर्म नहीं हो पाते क्योंकि उसमें टेक्निकल डिफेक्ट होता है। ये दो अलग केसेस है। वैलिड है बट परफॉर्म नहीं हो पाया क्योंकि टेक्निकल डिफेक्ट है। मैं बोल रहा हूं कि वैलिड ही नहीं है तो क्या होगा? तो सर पॉइंट क्या है? रैटिफिकेशन का मतलब होता है वो सिचुएशन जो पहले वैलिड नहीं है बट कुछ करने के बाद में वैलिड हो जाएगा। याद रखना माइनर केस में रैटिफिकेशन अलाउ नहीं है। मतलब क्या? मतलब माइनॉरिटी में किए हुए एग्रीमेंट्स पर आप मेजॉरिटी में उससे पैसा रिकवर नहीं कर सकते। देयरफॉर सर क्या वो प्रॉमिसरी नोट वैलिड होगी या नहीं होगी? आंसर इज वो प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं होगी। इज इट क्लियर? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसका एक शानदार एक्सेप्शन है, थोड़ा सा अलग पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखना। क्या बोलता है देखो, इफ इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ कंटिन्यूअस नेचर। कंटिन्यूअस नेचर मतलब चले जा रहा है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट चले जा रहा है। नंबर वन, which continues during minority and majority। मतलब ऐसा एक ही कॉन्ट्रैक्ट जो माइनॉरिटी में भी चल रहा है और मेजोरिटी में भी चल रहा है, चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? क्या माइनॉरिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? क्या मेजोरिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? क्या दोनों वैलिड होगा? आंसर इज minor will be liable for both during minority and during majority। सर ये क्या चल रहा है, क्या समझ ही नहीं रहा है कुछ भी। पॉइंट समझो, ये एक्सेप्शन है क्लासिक, बहुत स्पेसिफिक केस है। इस केस में क्या हुआ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझाता हूँ। सपोज आप माइनर हो, 16 साल के हो, आपको पढ़ाई करने के लिए लोन चाहिए था, आपका हर महीने का 20,000 रुपए का खर्चा था। मैंने आपको क्या बोला कि मैं आपको इस 16 साल की उम्र से अगले 5 साल तक टिल यू आर 21 हर महीने 20-20 हजार रुपए दूंगा एज ए लोन। तो कॉन्ट्रैक्ट एक ही है जिसमें 5 साल तक लगातार हर महीने मैं आपको 20-20 हजार रुपए दूंगा एंड 5 साल कंप्लीट होने के बाद आपने मुझे प्रॉमिस किया कि आप मुझे लमसम एक अमाउंट पे करोगे। तो कॉन्ट्रैक्ट अभी बना। बट यू सी ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूअस नेचर का है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है जो माइनॉरिटी में भी चल रहा है और मेजॉरिटी में भी चल रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा? मैं आपको पहले ही बोला है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्सेप्शनल पॉइंट है, प्लीज स्पेसिफिक केसेस को जनरल पॉइंट्स पे अप्लाई मत करो। जनरली कॉन्ट्रैक्ट के साथ में वॉइड अब इनिशियो है, माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो है। नंबर वन। नंबर टू, हमने देखा कि माइनर केस में माइनॉरिटी में किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट में मेजॉरिटी पैसा रिकवर नहीं कर सकते, ये भी अलग इश्यू है। तीसरा केस क्या देखा कि अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है जो माइनॉरिटी में भी चल रहा है और मेजॉरिटी में चल रहा है, कंटिन्यूअस नेचर का है, तो तब वो दोनों भी वैलिड होगा, माइनॉरिटी वाला भी वैलिड होगा और मेजॉरिटी वाला भी वैलिड होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो इससे हमने और एक पॉइंट आज कंप्लीट किया। आज मैंने करीब आपको 7 स्पेशल पॉइंट्स बता दिए रिगार्डिंग माइनर
और कल मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, कुछ की पॉइंट्स लेके चल रहा हूँ, मेरे साथ में सोचना मैंने क्या बोला, और कोई भी डाउट आए तो नए नए वर्ड्स जिन आपने देखे आप मुझे पूछ सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। सो हमने क्या बोला सर, माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया तो माइनर इज वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। माइनर कौन है? जिसने 18 इयर्स की एज कंप्लीट नहीं की। सर कोर्ट की कस्टडी में है तो उसे 21 इयर्स की एज कंप्लीट नहीं की। तो माइनर से रिगार्डिंग जो बेसिक बेंचमार्क केस है, केस का नाम क्या है? मोईली बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। तो सर माइनर से रिगार्डिंग पॉइंट्स क्या है? हमने 7 पॉइंट पढ़ लिए। नंबर 1, माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। व्हाई? बिकॉज माइनर कैन नेवर बी हेल्ड लायबल। नंबर 3, अगर कुछ पैसा उसको मिल भी चुका है तो उसको वापस देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज माइनर केस में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट कोर्ट ने बोला देना पड़ेगा, वरना देने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? चौथा, माइनर ने अगर झूठ भी बोला कि वो मेजर है, फ्रॉडुलेंटली एज भी रिप्रेजेंट किया, उसके बाद भी हम मानेंगे कि वो माइनर है एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। यानी उस पे एस्टॉपल भी अप्लाई नहीं होता। उस पर हम ये नहीं बोल सकते जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? उस पर एस्टॉपल अप्लाई नहीं होता। झूठ भी बोला तो भी हम मान लेंगे कि वो माइनर है एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, माइनर के केस में रेटिफिकेशन अलाउ नहीं है। मतलब माइनॉरिटी में किए हुए एग्रीमेंट में आप मेजॉरिटी में ना पैसा, ना बिल ऑफ एक्सचेंज, ना प्रोमिसरी नोट कुछ भी ले नहीं सकते, ये कुछ भी वैलिड नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट, एक ही एक्सेप्शन देखा अपन ने कि माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जो माइनॉरिटी में भी चल रहा है और मेजॉरिटी में भी चल रहा है। आई होप इट इज क्लियर। ऐसे केस में वो दोनों के लिए लायबल होगा, माइनॉरिटी के लिए भी लायबल होगा और मेजॉरिटी के लिए लायबल होगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चन रेज किए थे पिछले क्लास में, एंड में वो सारे पॉइंट्स में नेक्स्ट क्लास में डील करूंगा। आई होप इट इज क्लियर। तो आपको इतना समझा होगा। थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट कर रहा हूं ताकि बहुत ओवरबर्डन ना हो जाए बहुत सारे पॉइंट्स है, और बचे हुए पॉइंट्स हम कल देख के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, पढ़ाई करो अच्छे से, जो भी डाउट से पूछो, मैं तो हुई ना। आई होप इट इज क्लियर। चलो सी यू, बाय बाय, टेक केयर।